तेज बारिश हो रही थी। रात का घना अंधेरा था। उस बारिश में एक गरीब सी लड़की बड़े से फार्म हाउस के गेट पर खड़ी रोते हुए मदद मांग रही थी। वह बार बार चौकीदार से कह रही थी, प्लीज मुझे अंदर जाने दो। मेरे पापा को अस्थमा का अटैक आया है, उन्हें डॉक्टर की जरूरत है। अगर अभी मदद नहीं मिली तो वह मर जाएंगे। लेकिन चौकीदार उसे डांटते हुए कह रहा था, तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता, दफा हो जाओ यहाँ से। ईशान साहब किसी से नहीं मिलते, ये उनका आराम करने का समय है। लड़की बारिश में पूरी तरह भीग चुकी थी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वह चारों तरफ देख रही थी और लगातार रो रही थी। उसके पास कोई रास्ता नहीं था, कोई मदद करने वाला नहीं था। वह मन ही मन सोच रही थी कि गरीबी कितनी मजबूर कर देती है, इंसान को अमीरों के दरवाजे पर हाथ फैलाने भेज देती है। वह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए बोली, प्लीज बस एक बार मेरी बात साहब तक पहुंचा दीजिए। मेरे पापा बहुत बीमार है, अगर टाइम पर इलाज नहीं मिला तो मैं उन्हें खो दूंगी। बादलों की तेज गड़गड़ाहट से वह डरकर चीख भी पड़ी। उसकी हालत देखकर चौकीदार का दिल थोड़ा पसीज गया। उसने नरमी से कहा, ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं अंदर जाकर साहब से बात करता हूँ। वह अंदर चला गया। उस वक्त डॉक्टर ईशान नहाकर बाहर आए ही थे और तौलिए से बाल सुखा रहे थे। नौकर ने सारी बात बताई तो ईशान गुस्से में चौकीदार के पास आया और चिल्लाकर बोले, तुम्हें पता है ये मेरा रेस्ट टाइम है, फिर भी मुझे क्यों डिस्टर्ब किया। चौकीदार डरते हुए बोला, सॉरी साहब, पर वह लड़की बहुत परेशान है, उसके पापा को अस्थमा है, वह बारिश में बाहर खड़ी रो रही है। थोड़ी देर सोचकर ईशान ने लापरवाही से कहा, ठीक है, भेजो उसे अंदर। कुछ ही पलों में वह लड़की दौड़ती हुई अंदर आई। वह पूरी तरह भीगी हुई थी, कांप रही थी और डर के मारे बोल भी ठीक से नहीं पा रही थी। ईशान उसे देखकर कुछ पल के लिए रुक गया, उसकी तरफ देखता ही रह गया। फिर लड़की रोते हुए बोली, प्लीज मेरी मदद कर दीजिए, मेरे पापा को सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है, अगर अभी इलाज नहीं मिला तो वह मर जाएंगे। उसने फीस के तौर पर अपने कानों की छोटी सी बालियां निकालकर टेबल पर रख दी और बोली, मेरे पास बस यही है, प्लीज यही रख लो, लेकिन मेरे पापा को बचा लो। ईशान ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, मुझे ये सब नहीं चाहिए। लड़की रोते हुए बोली, आप जो चाहे ले लो, बस मेरे पापा को देख लो, उन्हें कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। कुछ देर बाद ईशान कपड़े बदलकर तैयार हुआ और लड़की के साथ निकल पड़ा। गाड़ी से मेन रोड तक गए, फिर बारिश में पैदल चलते हुए उसके झोंपड़ी वाले घर तक पहुंचे। टूटी फूटी झोंपड़ी में पहुंचकर ईशान ने उसके पापा को देखा, स्टेथोस्कोप से चेक किया और एक इंजेक्शन निकाला। फिर वह लड़की की तरफ देखकर बोला, अगर ये इंजेक्शन लग गया तो इन्हें आराम मिल जाएगा। लड़की खुश होकर बोली, प्लीज लगा दीजिए। तभी ईशान ने कहा, लेकिन मेरी एक शर्त है। वह 2 कदम आगे बढ़ा और बोला, तुम्हें मुझसे 1 महीने की शादी का कॉन्ट्रैक्ट करना होगा। 1 महीने तक मेरी बीवी बनकर रहना होगा और बीवी के सारे फर्ज निभाने होंगे। 1 महीने बाद मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा और तुम्हें अच्छी रकम भी दूंगा। अगर तुमने हाँ कहा तभी मैं ये इंजेक्शन लगाऊंगा, वरना नहीं। अब जल्दी फैसला करो। लड़की के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह कांपते हुए अपने पापा की तरफ देखने लगी। उसके पास सोचने का वक्त नहीं था, कोई रास्ता नहीं था, बस एक ही चीज थी, अपने पापा की जान बचाना। उसे हर हाल में अपने पापा को बचाना था, भले ही उसे खुद को दांव पर क्यों ना लगाना पड़ता। ठीक है, मैं तैयार हूँ, प्लीज मेरे पापा को अभी इंजेक्शन लगा दीजिए। ये कहते हुए मीशा की आवाज कांप रही थी। उसने अपने दिल पर पत्थर रखकर ये बात कही, क्योंकि इस वक्त उसके सामने अपनी इज्जत, डर या भविष्य नहीं, बल्कि सिर्फ अपने पापा की जान थी। उनके चेहरे का पीला पड़ता रंग और उखड़ती सांसें उसके दिल को चीर रही थी। तभी ईशान ने हल्की सी मुस्कान के साथ एक कोरा कागज उसकी तरफ बढ़ाया। उसकी मुस्कान में कोई हमदर्दी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी सख्ती छुपी हुई थी। इस पर साइन करो, उसने ठंडी और हुक्म भरी आवाज में कहा। मीशा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। वह कुछ समझ नहीं पा रही थी, यह सब इतनी तेजी से क्यों हो रहा है। ईशान ने बिना रुके कहा, अभी तुम सवाल जवाब करने की हालत में नहीं हो। तुम्हारा बाप मौत के कगार पर खड़ा है, अगर इन्हें बचाना है तो फौरन इस कागज पर साइन करो। बाकी की कानूनी बातें हम बाद में देख लेंगे। वह हाथ में इंजेक्शन लिए उसके सामने खड़ा था, मानो हर सेकंड की कीमत उसी के हाथ में हो। वहीं पास खड़ा नौकर चुपचाप मीशा की तरफ कागज और पेन बढ़ा रहा था। मीशा के हाथ कांप रहे थे।
दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने जल्दी से उस कागज पर साइन कर दिए, बिना ये सोचे कि उसका अंजाम क्या होगा। अगले ही पल ईशान ने उसके पापा को इंजेक्शन लगा दिया। कुछ ही देर में उनके चेहरे पर थोड़ी जान लौट आई और उनकी सांसें धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी। ये देखकर मीशा ने राहत की सांस ली। जब उसके पापा की हालत सुधर गई तो ईशान उसकी तरफ मुड़ा। उसकी आंखों में कोई नरमी नहीं थी। भूलना मत, कल हमारी शादी होगी, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, उसने साफ और सख्त शब्दों में कहा। मीशा कुछ बोल पाती उससे पहले ही वह आगे बोला, अगर तुमने कोई चालाकी या होशियारी दिखाने की कोशिश की तो तुम मेरा वह खतरनाक रूप देखोगी कि तुम्हारी रूह तक कांप उठेगी। मुझे धोखा देने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, वह दांत पीसते हुए बोला। मुझे उनसे सख्त नफरत है, इसलिए धोखा देने का सोचना भी मत, समझे तुम। ये कहते हुए वह उसे फिर से ऊपर से नीचे तक घूरता रहा, फिर नफरत से सिर झटक कर बाहर निकल गया। बाहर जाते हुए फोन पर वह अपने सिक्योरिटी गार्ड को अलर्ट करना नहीं भूला, जो उसके घर की निगरानी करने वाले थे, ताकि वह लड़की रात में भाग न सके। मीशा अपने पापा के सिरहाने बैठी थी। वह उनकी हर सांस को ध्यान से देख रही थी। जब उसने महसूस किया कि उनकी सांसें अब नॉर्मल हो चुकी हैं और चेहरा पहले से शांत लग रहा है, तो उसके दिल ने अंदर ही अंदर राहत की सांस ली। उसकी आंखें नम हो गई और उसने खामोशी से भगवान का शुक्रिया अदा किया कि उसके पापा खतरे से बाहर हैं। उस पल उसके लिए यही सबसे बड़ी खुशी थी। लेकिन मीशा ये नहीं जानती थी कि जिस कोरे कागज पर उसने बिना सोचे समझे साइन किए थे, वही कागज उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत बन चुका है। उस एक साइन ने उसे ऐसे रिश्ते और हालात में बांध दिया था जिनसे निकलना अब इतना आसान नहीं होने वाला था। उधर कहीं बहुत दूर एक घर से आवाज आ रही थी, फातिमा, फातिमा, कहाँ हो तुम? जरा सुनो। सकीना बेगम ने अपनी नवासी को ऊंची आवाज में पुकारा। उनकी आवाज में हुक्म भी था और बेचैनी भी। फातिमा ये आवाज सुनते ही तुरंत उनके पास आ गई। जी नानी, मैं यही हूँ, उसने सिर झुकाकर कहा। 20 साल की जवान लड़की फातिमा नानी के इस बड़े और आलीशान घर में आकर खुद को इस हवेली की बहू बनने के सपने देखने लगी थी। उसकी चाहत थी कि वह इस हवेली के इकलौते वारिस ईशान मलिक से शादी करे, जो अपनी नानी की बेहद लाडली थी। कभी यह सपना उसे बहुत करीब लगता था, लेकिन अब ये सब बीती हुई बातें जैसा लगने लगा था, क्योंकि ईशान उनसे काफी दूर हो चुका था। फिर भी सच्चाई यही थी कि हवेली की सारी दौलत उसी के नाम थी। सकीना बेगम ने नाराज होते हुए कहा, मैंने तुम्हें कुछ काम कहा था करने को, लेकिन तुमने कुछ भी ढंग से नहीं किया। माफ कीजिएगा नानी, फातिमा उंगलियां मरोड़ते हुए बोली। मैंने आपकी कोई बात कभी नहीं टाली। सकीना बेगम ने सख्त लहजे में कहा, देखो ईशान आ जा रहा है, इसलिए उसके खाने पीने का पूरा इंतजाम करो। सब कुछ उसकी पसंद का होना चाहिए, किसी तरह की कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। फिर उन्होंने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा, और इस बार वह तुमसे शादी करके ही जाए, उसके करीब रहने की कोशिश करना। जी जी, जैसा आपने कहा है वैसा ही होगा, फातिमा ने पूरे भरोसे से कहा। इस बार ईशान मुझसे शादी करके ही जाएगा, सकीना बेगम ने चेतावनी देते हुए कहा। हाँ, और ये भी याद रखना कि हमारे पास अब सिर्फ 1 महीना है। इस 1 महीने में तुम्हें वारिस की खुशखबरी सुनानी है, ताकि ईशान कहीं और जाने के बारे में सोच भी ना सके। फातिमा पूरे यकीन के साथ बोली, मैं उसे अपने हुस्न और मोहब्बत के जाल में इतना डुबो दूंगी कि उसकी जुबान पर सिर्फ मेरा ही नाम होगा। लेकिन सकीना बेगम ये अच्छी तरह जानती थी कि ईशान इतनी आसानी से किसी के जाल में फंस जाए, ये नामुमकिन है, फिर चाहे वह मोहब्बत का जाल ही क्यों ना हो। उन्होंने हल्का सा सिर झटका और आगे बढ़ गई। उधर मीशा अपने बीमार बाप को साथ लेकर घर छोड़कर वहां से भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह ज्यादा दूर नहीं जा पाई। ईशान के आदमियों ने उसे पकड़ लिया। अपने बीमार बाप को लेकर कहाँ भाग रही थी, किसी ने सख्त आवाज में पूछा। मीशा को ईशान के इरादे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे थे। इसी डर की वजह से वह मुश्किल से अपने पापा को संभालते हुए वहां से निकलना चाहती थी, लेकिन किस्मत ने उसे मौका नहीं दिया। वह पकड़ी गई। ईशान के आदमी उसे पकड़कर सीधे ईशान के सामने ले आए। कुछ पूछा है तुमसे? ईशान की आवाज में गुस्सा साफ झलक रहा था। कहाँ भाग रही थी? इस बार वह जोर से दहाड़ा। मीशा डर के मारे अपने पापा के पीछे छिप गई। उसके पापा इकबाल कुरैशी
तकलीफ से आंखें मीचते हुए जोर जोर से खांसने लगे। खांसी के साथ खून भी निकल आया। उन्होंने कांपते हाथों से ईशान के सामने हाथ जोड़ दिए। साहब, गलती हो गई, मेरी बच्ची को माफ कर दीजिए, वह टूटती आवाज में बोले। ईशान ने ठंडे लहजे में कहा, तुम्हारी बेटी मेरे साथ शादी कर रही है। रात तक ये शादी के लिए तैयार थी और आज ये भाग रही है। शायद ये मेरे गुस्से से अभी वाकिफ नहीं है। ये कहते हुए ईशान ने धीरे धीरे अपना दायां हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। नहीं, प्लीज, मीशा जोर से चिल्लाई और भागकर एक पिलर के पीछे छिप गई। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। रास्ते में उसे तेज बुखार था। पूरा जिस्म थकान से टूट चुका था, लेकिन इस हालत में भी वह भागने की कोशिश कर रही थी। उसे बस सामने खड़े उस आदमी से बहुत डर लग रहा था। ईशान ने आगे बढ़कर उसे बाजू से पकड़ा और अपने सामने खींच लिया। शादी का वक्त आ चुका है, चलो मेरे साथ, उसने सख्ती से कहा और उसका हाथ पकड़कर आगे बढ़ने लगा। छोड़िए मुझे, मुझे आपसे शादी नहीं करनी, मीशा जोर से चिल्लाई। उसकी आवाज डर से कांप रही थी। ईशान ने उसे घूरते हुए कहा, तो फिर बिना शादी के 1 महीना अपने साथ रखूंगा तुम्हें और अपनी वहशत की ऐसी छाप छोड़ूंगा कि तुम सिर्फ मौत मांगोगी। उसके गुस्से भरे अंदाज को देखकर वह 18 साल की मासूम लड़की सहम गई और चुपचाप उसके सामने झुक गई। कुछ ही देर में उसकी शादी ईशान मलिक से कर दी गई। पल भर में उसकी पहचान भी बदल गई और हैसियत भी। इकबाल कुरैश, मीशा के पिता ने अपनी बेटी के सर पर प्यार भरा हाथ रखा। दोनों बाप बेटी की नजरें मिली। दोनों की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जिसमें गहरा मतलब छुपा हुआ था। उसके बाद वह अपनी बेटी को वहीं छोड़कर वहां से निकल गया। मीशा ने अपने आंसू पोंछे और पलटकर ईशान की तरफ देखा और बाहें बांधते हुए ईशान से पूछा, मेरे पापा को बचाने के बदले जो इतनी बड़ी सजा आपने मुझे दी है, उसकी वजह मैं जान सकती हूँ? ईशान ने बेरुखी से कहा, देखो, मैं तुम्हें जवाब देना जरूरी नहीं समझता। सही वक्त आने पर सब बता दूंगा। अभी तुम्हें मेरे साथ मलिक हवेली चलना है, बाकी बातें हम वहीं करेंगे। इतना कहकर वह उसे अपने साथ अंदर की तरफ ले गया। लेकिन ये छोटी सी मासूम दिखने वाली लड़की उतनी भोली नहीं थी जितना वह दिखावा कर रही थी। ईशान ये सोच रहा था कि उसने अपने फायदे के लिए एक मासूम लड़की का इस्तेमाल किया है और काम खत्म होने के बाद जब वह उसे निकाल देगा तो कोई उससे सवाल नहीं करेगा। लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी साबित होने वाली थी। मलिक हवेली का ख्याल दिमाग में आते ही ईशान के होंठ भींच गए। वह अपनी दादी को बहुत अच्छी तरह जानता था। सकीना बेगम की जिद थी कि वह फातिमा से ही शादी करे, लेकिन वह उससे शादी नहीं करने वाला था। उसे तो बस फातिमा से हमेशा के लिए छुटकारा चाहिए था। इसी वजह से उसने जानबूझकर एक आम सी गैर खतरनाक लड़की को चुना था, ताकि 1 महीने बाद वह आसानी से इस पूरे मामले से बाहर निकल सके और वसीयत की शर्त भी पूरी हो जाए। यह शर्त अब तक सिर्फ ईशान और सकीना बेगम के बीच ही सीमित थी। जैसे ही वह मीशा को लेकर हवेली के अंदर दाखिल हुआ, सकीना बेगम की नजरें उन दोनों पर जा टिकी। वह एक पल के लिए हक्का बक्का रह गई और फिर अचानक एक्शन मोड में अपनी जगह से खड़ी हो गई। ईशान मलिक के साथ एक अनजान लड़की को देखकर उनकी छठी इंद्रियों ने तुरंत उन्हें अलर्ट कर दिया कि कुछ न कुछ जरूर गड़बड़ है। ईशान, उन्होंने गुस्से में उसका नाम पुकारा। हाय दादी, ईशान ने उनकी तरफ देखते हुए रूखे लहजे में जवाब दिया। कौन है ये लड़की? उन्होंने सवाल किया, जबकि लड़की के जिस्म पर ईशान की शॉल लिपटी हुई थी। ईशान ने सिर झटका और ठंडे लहजे में बोला, ये मेरी बीवी है दादी, मैंने शादी कर ली है। ये सुनते ही सकीना बेगम को जैसे सदमा लग गया। तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा अचानक हो ही नहीं सकता, उन्होंने अविश्वास से कहा। ईशान ने बेपरवाही से जवाब दिया, इसमें झूठ क्या है दादी, आपकी ख्वाहिश पूरी हो गई। बस लड़की मैंने अपनी मर्जी से चुनी है। क्यूट है ना? वह उनके और करीब जाकर धीमी आवाज में बोला, जिससे उनका गुस्सा और बढ़ गया। ईशान, तुमने ठीक नहीं किया, उन्होंने दांत पिसते हुए कहा। ये तो वक्त बताएगा दादी कि कौन सही है और कौन गलत। ईशान बिल्कुल सामान्य लहजे में बोलकर मुड़ गया। मीशा अब तक वहीं खड़ी, हैरान परेशान, ये समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। ईशान ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने कमरे की तरफ ले जाने लगा। उसके कमरे में जाने के ख्याल से ही मीशा के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। उसके पुराने ताने और धमकियां याद आते ही उसका खून जमने लगा।
वह सोच भी नहीं सकती थी वह इंसान इतना खतरनाक हो सकता है। ये 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था। 1 महीने के लिए वह उसके बिस्तर की जिन्नत बनेगी और उसके बाद वह उसे छोड़ देगा। यही उस इंजेक्शन की कीमत थी जो उसके बाप को लगाया गया था। मीशा का दिल बुरी तरह टूट चुका था। ईशान उसे कमरे में लाया और गुस्से में बिस्तर पर जोर से धक्का दे दिया। वह अब भी गुस्से से भरा हुआ था। ईशान ने सख्ती से कहा, मुझे इस तरह मत देखो। तुमने भागकर जो गलती की है उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। ये कहते हुए उसने अपनी पैंट से बेल्ट निकाली। बेल्ट देखते ही मीशा पूरी तरह घबरा गई। मीशा ने डरते हुए कहा, प्लीज मुझे मत मारिए। आइंदा मैं नहीं भागूंगी। ईशान ने झुककर उसके मुंह को सख्ती से पकड़ा और कड़े लहजे में बोला, और मेरी इजाजत के बिना इस कमरे से बाहर भी मत निकलना, समझी तुम? मीशा ने गहरी सांस भरी और अपनी बिखरी हुई अनियमित सांसों को संभालने की कोशिश करने लगी। उसका सीना तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था। ईशान उसके बाद वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। उसके जाते ही मीशा ने खुद को किसी तरह संभाला और पूरे कमरे का बारीकी से जायजा लेने लगी। वह यहाँ यूं ही नहीं आई थी। उसके आने के पीछे एक खास मकसद था। जैसे ही उसका काम पूरा होगा वह इस जगह को हमेशा के लिए छोड़ देगी। तब तक वह ईशान को खुद से जितना हो सके दूर रखना चाहती थी, लेकिन उसकी बातें और उसके इरादों का मतलब समझते ही वह अंदर से पूरी तरह कांप उठी थी। उधर ईशान शावर के नीचे खड़ा था। ठंडा पानी उसके जिस्म पर गिर रहा था, लेकिन उसके अंदर आग लगी हुई थी। वह इस लड़की को एक आम सीधी सादी और बेबस लड़की समझकर सिर्फ 1 महीने के लिए शादी करके लाया था। लेकिन बीती रात उसके प्राइवेट डिटेक्टिव ने उसे इस लड़की के बारे में जो जानकारी दी थी वह जानकर ईशान तब से बेचैन था। ये लड़की उसे धोखा दे रही थी। वह धोखे से उसकी जिंदगी में दाखिल हुई थी और शायद उसे लग रहा था कि उसने ईशान को बेवकूफ बना लिया है, जबकि ईशान ऐसा इंसान नहीं था। वह तो उड़ती चिड़िया के पर भी गिन लेता था। फार्म हाउस से सटा हुआ पूरा इलाका उसी का था। वहां कौन रहता है, कौन आता जाता है और कौन क्या कर रहा है, उसे सब पता रहता था। गुस्से में उसने पूरा शैम्पू अपने ऊपर उड़ेल लिया। वह हद से ज्यादा गुस्से में था क्योंकि जो जानकारी उसे मिली थी उसके मुताबिक ये लड़की रातों रात उसके इलाके में आई थी और उसे लगा था कि ईशान इस बात से अनजान होगा। लेकिन ईशान अनजान रहता ही कहाँ था। वह तो एक टिश्यू तक खरीदता था तो उसका ब्रांड चेक करता था। यहाँ तो वह इस लड़की को अपनी जिंदगी में शामिल कर चुका था, भले ही सिर्फ 1 महीने के लिए ही सही, लेकिन वह उसकी बीवी बनकर उसकी हवेली में रहने वाली थी। जिस बाप के खातिर वह ये शादी करके उसके साथ आई थी वह बाप एक ही रात में ठीक हो गया था। ईशान ने झुंझलाकर सिर झटका। दरअसल उसे पहले ही शक हो गया था, जो प्राइवेट डिटेक्टिव की सारी बातें सुनकर यकीन में बदल गया। ईशान को अच्छी तरह पता था कि उसने उसके बाप को जो इंजेक्शन लगाया था वह किस चीज का था। उसने गुस्से में दीवार पर जोर से मुक्का मारा। लेकिन एक बात अब भी साफ नहीं थी, वह लड़की आखिर कौन थी, उसे धोखा क्यों दे रही थी। ईशान को सब कुछ जानना था और वह इतनी आसानी से बताने वाली नहीं थी। शावर बंद करके वह तौलिया लपेटे हुए बाहर आया। मीशा अब भी उसी जगह बैठी हुई थी। ये देखकर ईशान को हैरानी हुई। उसे उम्मीद थी कि वह जिस भी मकसद से आई है यूं चुपचाप नहीं बैठेगी, लेकिन वह बार बार उसे गलत साबित कर रही थी। उसे बाहर आते देख मीशा फिर से घबरा गई और डरती हुई उसकी तरफ देखने लगी। इतनी देर वह यही सोचती रही थी कि कैसे इस आदमी को अपने करीब आने से रोके, लेकिन उसे कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा था। अपने मकसद को पूरा करने के लिए वह इस शख्स को खुद को सौंपने तक के लिए तैयार हो गई थी। उसका दिल पूरी तरह धड़क रहा था। ईशान ने सिगरेट का पैकेट उठाया, सामने रखे सोफे पर बैठ गया, एक सिगरेट निकाली और उसे सुलगा लिया। उसने धुएं को हवा में छोड़ते हुए सामने बैठी उस डरी सहमी लड़की को सीधी बेपरवाह नजरों से देखा। हाँ, वह घबरा रही थी क्योंकि अब उसे इसी आदमी के साथ रहना था, सिर्फ एक शादी के चलते, और ये शादी किसी गहरे छुपे हुए राज की वजह से हुई थी। जब ईशान सिगरेट खत्म करके बेड के पास आया तो वह लड़की डर के मारे पीछे हट गई। उसके चेहरे पर साफ घबराहट झलक रही थी, लेकिन ईशान बिना रुके बेड पर घुटने टेक कर बैठ गया और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा।
जैसे कोई अपने शिकार की तरफ बढ़ता है। तैयार हो जाओ, कहते हुए उसने तकिया उठाकर जमीन पर फेंक दिया। मीशा का दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे लगा वह अभी फट जाएगा। उसका पूरा शरीर डर से अकड़ गया था। ईशान ने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हें पता है ना, 1 महीने तक तुम्हें मेरे साथ हस्बैंड वाइफ वाला रिश्ता निभाना है। और मेरा मूड तो ऐसा है कि हर रात तुम्हें अपना प्यार दूं। ये सुनकर मीशा और ज्यादा सहम गई। उसने डरते हुए उसके सीने पर हाथ रखे और कांपती आवाज में पूछा, फिर क्या होगा? ईशान ने बिना किसी भाव के जवाब दिया, फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। उसके शब्द सीधे मीशा के दिल पर वार कर गए। अगर मैं प्रेग्नेंट हो गई तो? ये सवाल मीशा के दिमाग में आया, लेकिन वह उसे बोल नहीं पाई। वह कुछ और पूछने ही वाली थी कि अचानक ईशान ने उसके गाल पर जोर से दांत गड़ा दिए। तेज दर्द से वह सिसक उठी। ईशान ने तुरंत चेतावनी दी, जब मैं पास आऊं तो चिल्लाना मत, मुझे शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं है। उसके शब्द सख्त और डराने वाले थे। मेरी दी हुई शिद्दत को चुपचाप सहो, उसने गुस्से को दबाते हुए कहा और उसकी गर्दन की तरफ झुक गया। उसके छूने से वह बुरी तरह कांप उठी। अचानक उसके मुंह से फिर एक सिसकारी निकल गई। ईशान ने तुरंत सिर उठाया और उसे घूर कर देखा। मीशा डरते डरते रो पड़ी और कांपती आवाज में बोली, मैंने जानबूझकर नहीं किया। वह रोते हुए सफाई देने लगी। तब ईशान ने ड्रॉर खोली और उसमें से टेप निकाल ली। उसकी आंखों में सख्ती थी। तुम ऐसी नहीं मानोगी, वह ठंडे लहजे में बोला, इसका इलाज करना पड़ेगा। इतना कहते ही उसने उसके होठों पर टेप चिपका दी, उन होठों पर जिन्हें उसने आज तक एक पल के लिए भी प्यार से नहीं छुआ था। मीशा ने हैरानी और डर से उसकी तरफ देखा। ये एक ऐसा शौहर था जिसने पहली ही रात उसके मुंह पर टेप लगा दी थी। उसके बाद उसके हाथ मीशा के पूरे वजूद पर हावी होने लगे। मीशा ने डर के मारे आंखें बंद कर ली। ईशान ने मीशा को हर तरह के पर्दे से आजाद कर दिया और गुस्से में उस पर हावी हो गया। मीशा की आंखों में आंसू बहते रहे। ईशान ने जनूर और गुस्से से अपना सारा आवेग उस पर निकाल दिया। वह उसे पूरी तरह तोड़ देने का उतारू था। मीशा दर्द से चीख भी नहीं पा रही थी। वह मुश्किल से आंखें खोलकर बस उसका दिया हुआ दर्द सहती रही। वह पूरी तरह जुनून में डूब चुका था और उसके साथ उसका बर्ताव बेहद सख्त हो गया था। उसके अंदर का गुस्सा और बेचैनी अब किसी काबू में नहीं थी। वह ये भूल चुका था कि उसके सामने खड़ी लड़की भी एक इंसान है, जिसके जज्बात और दर्द हैं। उस पल उसके लिए सिर्फ अपना जुनून और अपनी जिद मायने रखती थी, जिसने उसे और भी बेरहम बना दिया था। उसी वक्त मीशा के दिमाग में कुछ पिछली बातें घूमने लगी। मीशा, कुछ भी हो जाए उसे खुद को छूने मत देना। वह खतरनाक है। अगर एक बार उसने तुम्हें छू लिया तो वह तुम्हें मार डालेगा। प्रॉमिस करो, तुम मेरा बदला लोगी, लेकिन अपनी इज्जत की जान से भी ज्यादा हिफाजत करोगी। दिमाग में घूमती ये बातें उसके होश उड़ा रही थी और अगले ही पल वह बेहोश हो गई। ईशान गहरी सांसें भरते हुए उसे देखने लगा, जिसका पूरा वजूद पसीने में डूबा हुआ था। ये तो कमसीन लड़की है। ये समझ आते ही ईशान ने तुरंत खुद को उससे अलग किया। मैंने इसे दर्द दिया, मुझे शांत रहना चाहिए था। ये तो कम उम्र की है। लेकिन अचानक वो और जोर से उसमें समाता हुआ उसे तकलीफ देता चला गया। कुछ देर बाद उसने फिर मीशा को देखा और बोला, मीशा आंखें खोलो। उसे इस तरह बेहोश देखकर ईशान ने खुद को संभालने की कोशिश की, मगर बेचैनी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। इसे क्या हो गया, ये सोचते ही उसका दिल घबरा उठा। उसने तुरंत आगे बढ़कर उसके दिल की धड़कन जांची। धड़कन बेहद धीमी थी, जैसे किसी अनहोनी की चेतावनी दे रही हो। घबराहट में उसने झट से उसके होठों पर लगी टेप उतार दी। उसके होठ असामान्य रूप से लाल पड़ते जा रहे थे। सांसें भी सामान्य नहीं लग रही थी, जिससे ईशान की चिंता और गहरी हो गई। उसने जांच के लिए हल्के से उसके होठों को छुआ ताकि सांस की स्थिति समझ सके। हालात गंभीर देख वह बिना देर किए झुक गया और प्राथमिक उपचार के तौर पर उसे कृत्रिम सांस देने लगा, ताकि उसकी सांसें फिर से सामान्य हो सके। ये वही लड़की थी जिसे उसने पूरी रात नजर उठाकर देखना भी जरूरी नहीं समझा था। अब वही उसकी पूरी चिंता का कारण बन गई थी। हालात की नाजुकता ने उसे भीतर तक हिला दिया। उसे होश में लाने की कोशिश करते हुए ईशान का दिल तेजी से धड़कने लगा। डर और जिम्मेदारी एक साथ उसके सीने पर भारी पड़ रहे थे। उस पल उसे पहली बार एहसास हुआ कि किसी अनजान की सांसें भी इंसान को इस कदर बेचैन कर सकती हैं। ये उसके लिए पहली बार था।
कि वह किसी की इतनी नाजुक हालत के इतने करीब था। होश में लाने की कोशिश करते हुए वह पूरी सावधानी से उसे कृत्रिम सांस देता रहा ताकि उसकी सूखती सांसें फिर से सामान्य हो सके। मीशा को अचानक ऐसा लगा जैसे उसकी सांस रुक रही हो और उसी झटके में उसने आंखें खोल दी। अपने ऊपर झुके ईशान मलिक को देखते ही उसका दिल जोर से धड़क उठा और डर फिर से उस पर हावी हो गया। उसे लगा जैसे वह अब भी उसके घेरे में फंसी हुई है। वह खतरनाक इंसान है। ये आवाज एक बार फिर उसके कानों में गूंजने लगी। उसका पूरा वजूद सहर उठा। ईशान ने उसके होठों से अपनी सांसें वापस खींचकर अपनी तेज चल रही सांसों को ठीक किया और मुस्कुराया। मैंने तुम्हारे पूरे वजूद को देखा है, लेकिन जो मजा इन होठों के छूने में था वह कहीं नहीं मिला। उसे एक सुकून सा मिला। उसने उसके सीने पर अपना सिर टिकाया और आंखें बंद कर ली। मीशा शर्म से सुंगड़ गई। अचानक खुद को इस तरह उसके इतने पास पाकर उसका चेहरा गर्म हो उठा। दिल जोर जोर से धड़क रहा था और उस भारीपन को वह अपनी हर सांस के साथ महसूस कर रही थी। उसकी सांसें अनियमित हो गई। घबराहट और झिझक के बीच उसने छटपटाकर खुद को थोड़ा पीछे हटाने की कोशिश की, मानो इस स्थिति से निकल जाना चाहती हो। लेकिन ईशान ने उसकी कोशिश को नाकाम करते हुए उसकी धड़कनों के पास इतनी जोर से काट लिया कि मीशा दर्द और हैरानी से करा उठी। उसकी आंखों में पानी भर आया। वह कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसकी सख्त आवाज कानों में गूंज गई। हिलना मत, मेरी नींद खराब नहीं होनी चाहिए। ये कहकर वह फिर से आंखें बंद कर उसी मुद्रा में उससे लिपट गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसकी पकड़ ढीली होने का नाम नहीं ले रही थी। मीशा ने उसकी ओर देखा, उसके भारी भरकम जिस्म को देखा, जिसके सामने वह खुद को एक नाजुक सी गुड़िया जैसा महसूस कर रही थी। उसके मन में कई बातें थी, बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन वह उसकी बात सुनने वाला तो था नहीं। इसलिए मीशा ने भी चुपचाप आंखें बंद कर ली और वहीं लेटी रही। उधर दूसरे कमरे में फातिमा अपनी नानी से शिकायती लहजे में कह रही थी, आपने तो कहा था कि ईशान मुझसे शादी करेगा, लेकिन वह तो किसी और लड़की को ले आया। अब मेरा क्या होगा? उसकी आवाज में गुस्सा भी था और बेबसी भी। स्कीना बेगम खुद भी अंदर ही अंदर बेहद परेशान थी। उन्होंने थकी हुई सांस लेते हुए कहा, अब मुझे क्या पता था कि वह इतना बड़ा फैसला इतनी जल्दी ले लेगा। दरअसल उन्हें यह भी नहीं मालूम था कि ईशान ने सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की है। असल में ईशान के दादा की वसीयत में एक बड़ी और सख्त शर्त थी, जिसके मुताबिक उसे 3 महीने बाद अपनी बीवी को तलाक देना था। लेकिन इस बात को भी 2 महीने गुजर चुके थे। अब उसके पास सिर्फ 1 महीना ही बचा था। उस वसीयत में उसके दादा की ये शर्त सिर्फ एक ही तरीके से हट सकती थी, मगर सकीना बेगम नहीं चाहती थी कि ईशान उस शर्त को पूरा करे। उनकी चाहत तो यही थी कि ये नई आई हुई लड़की जल्द से जल्द तलाक लेकर इस घर से चली जाए। अब मैं क्या करूंगी? फातिमा फिर से गुस्से में बोली, मेरा यहाँ आने का क्या फायदा हुआ? सकीना बेगम ने ठंडे दिमाग से जवाब दिया, अभी सही मौका है अपनी अदाएं दिखाने का। फिक्र मत करो, खुद को सजाओ सवारो, ईशान की पसंद का खाना बनाओ और उसे अपनी तरफ खींच लो। ये कहते हुए उन्होंने उसे एक गहरी चालाक नजर से देखा। फातिमा अब नए नए प्लान बनाने लगी। ईशान डॉक्टर था और इन दिनों लीव पर था, लेकिन फातिमा को ऐसी चाल चलनी थी कि उसे कुछ भी पता ना चल सके, क्योंकि वह बहुत होशियार था। इसलिए फातिमा को सोच समझकर हर कदम उठाना था। अगली सुबह मीशा पूरी तरह तैयार होकर ड्रेसिंग रूम से बाहर निकली ही थी कि ईशान की सख्त आवाज ने उसे वहीं रोक दिया। वहीं रुक जाओ। उसके कदम जैसे जमीन में गड़ गए। दिल तेज धड़कने लगा। ईशान उसके करीब आया और उसकी नजर सीधे उसकी गर्दन पर चली गई, जहां पिछली रात के बने उसके सख्त निशान अब भी साफ दिख रहे थे। उसने होंठ भींच लिए और जैसे ही उसकी नजर मीशा के जालीदार दुपट्टे पर पड़ी, उसका गुस्सा और भड़क उठा। इस हाल में बाहर जाओगी? उसकी आवाज में झुंझलाहट और हुक्म दोनों थे। आईने में खुद को देखते ही मीशा शर्म से लाल हो गई। उसकी उंगलियां अनायास ही अपनी गर्दन की तरफ बढ़ी। वह जानती थी कि इन निशानों को छुपाना आसान नहीं है। अलमारी से शॉल निकालो, ईशान ने सपाट लहजे में कहा। मीशा चुपचाप अलमारी की तरफ बढ़ी और थोड़ी देर बाद परेशान होकर बोली, यहाँ तो सिर्फ मर्दों वाले शॉल है। तो क्या हुआ, एक ले लो, वह लापरवाही से बोला और वहीं खड़े खड़े खुद पर परफ्यूम छिड़कने लगा। मीशा ने ब्राउन रंग का एक शॉल निकाला और खुद पर अच्छी तरह लपेट लिया। फिर हल्का सा मुंह बनाकर उसकी तरफ देखा और दिल ही दिल
उसे कोसने लगी कि ऑनलाइन कपड़े मंगवा सकता था पर शॉल नहीं। तभी ईशान बोला, मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया है, तुम्हारी कुछ जरूरी चीजें और शॉलें भी मंगवा ली हैं। तब तक तुम यही मेरी शॉल ओढ़ोगी। ये कहते हुए वह उसके करीब आया और अपने हाथों से शॉल को उसके चारों तरफ और अच्छे से लपेटने लगा। वह उसकी आंखों में झांककर बात करता रहा। मीशा पहले तो शर्म से सिर झुकाती चली गई, लेकिन उसका इस तरह बेसुध होकर उसे देखना वह नोट कर रही थी। खुद भी अनजाने में उसकी आंखों में देखने लगी। कुछ पल यूं ही गुजर गए। दोनों आसपास का होश भूलकर एक दूसरे में खो से गए थे। चलो बाहर आ जाओ, अचानक ईशान ने चेहरा मोड़ते हुए कहा। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम्हारी असली पहचान क्या है। जैसा मैंने समझाया था वैसा ही बर्ताव करता। और ये कहकर वह आगे बढ़ गया। मीशा मन ही मन सोचने लगी, मेरी पहचान तो तुम्हें भी पता नहीं चलेगी ईशान, फिर किसी और को क्या पता चलेगी। दोनों आगे पीछे सीढ़ियां उतरते हुए नीचे आ रहे थे और उन्हें इस तरह एक साथ आता देखकर सकीना बेगम के दिल पर जैसे छुरियां चल गई। उसी पल ईशान ने मीशा का हाथ थाम लिया। मीशा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा, लेकिन उसने हाथ नहीं छुड़ाया। ईशान उसी तरह उसका हाथ थामे नीचे उतरा। ये देखकर फातिमा के अंदर जलन की आग और भड़क उठी। ईशान ने सबको एक साथ हेलो कहा और वहीं बैठ गया। मीशा ने भी सबकी तरफ देखकर धीमे से हेलो कहा और चुप हो गई। तुम्हारा क्या नाम है? सकीना बेगम ने दिखावटी मुस्कुराहट के साथ पूछा, जबकि उनके दिल में क्या चल रहा था ये ईशान अच्छी तरह जानता था। जी मीशा, उसने धीमे से जवाब दिया। तुम्हारे माँ बाप का भी तो कुछ नाम होगा, कोई परिवार होगा। ये सवाल ईशान को निशाना बनाकर किया गया। मीशा ने गुस्सा पीकर खुद को संभाला। वह बहादुर थी और जवाब देना जानती थी, लेकिन वह ईशान की जिंदगी में एक मासूम लड़की बनकर आई थी, इसलिए फिलहाल चुप रहना जरूरी था। इसकी पहचान ईशान से है, ईशान ने सपाट और सख्त लहजे में कहा, और आप सबके लिए इतना जानना ही बहुत है। उसकी बात सुनकर सकीना बेगम गुस्से के मारे दांत पीसकर रह गई। यह दिखने में तो खानदानी नहीं लग रही। सकीना बेगम ने एक और जहरीला ताना मारा। ये सुनते ही ईशान की गहरी खुली नजरें सीधे उन पर जा टिकी। कमरे का माहौल एक पल में सख्त हो गया। जरूरी नहीं कि खानदानी दिखने वाला हर कोई खानदानी ही हो, वह कड़े स्वर में बोला। अक्सर खानदानी लोग भी अंदर से काफी घटिया निकल आते हैं। उसके शब्द सीधे दिल पर वार कर रहे थे। ये कहकर उसने मीशा की तरफ देखा और आदेश देते हुए कहा, मेरे वापस आने तक तुम कमरे में ही रहोगी, बाहर नहीं निकलना। जो भी चाहिए होगा रूम तक पहुंचा दिया जाएगा। वह उसकी तरफ झुका, बड़े सलीके और अपनत्व से उसकी शॉल को ठीक किया और फिर पीछे हट गया। मीशा ने बिना कुछ कहे हाँ में सिर हिला दिया। ईशान के जाते ही वह चुपचाप अपने कमरे में आ गई। दरवाजा बंद किया, शॉल उतारकर एक तरफ रख दी और फिर दुपट्टा भी उतारकर अलग रख दिया, मानो अब किसी दिखावे की जरूरत ही ना हो। उधर ईशान अपने लैपटॉप पर उसकी हर हरकत देख रहा था। वह जानबूझकर उसे कमरे में अकेला छोड़कर आया था, क्योंकि वह जानना चाहता था कि इस शादी का असली मकसद आखिर है क्या। कमरे में मीशा अब अलमारी खोलकर उसमें झांक रही थी। तभी वहां से एक चाबी निकालते हुए उसने ईशान के होश उड़ा दिए। वह चाबी हाथ में लेकर सीधे एक बड़ी सी तस्वीर के पास जाकर खड़ी हो गई। भारी फ्रेम में ईशान पूरे रोब के साथ खड़ा था। एक हाथ जेब में डाले मीशा ने पास पड़ी कुर्सी उठाई और पूरी ताकत से तस्वीर पर दे मारी। फ्रेम चकनाचूर होकर जमीन पर बिखर गया। ईशान हैरान होकर ये सब देखता रह गया। अगले ही पल उसने हॉस्पिटल की तरफ जा रही गाड़ी रुकवा दी, क्योंकि लैपटॉप पर आगे का सीन देखकर अब वह खुद को रोक नहीं सकता था। कमरे में मीशा तस्वीर को लापरवाही से एक तरफ रख चुकी थी और अब उसके पीछे छिपे लॉकर पर उसकी नजर टिक गई। कांपते हाथों से उसने चाबी लगाकर लॉकर घुमाया। उसकी आंखों से आंसू लगातार बहते चले जा रहे थे। इसी वजह से तो वह आज यहाँ थी। सब कुछ खो देने के बाद इस हवेली तक पहुंची थी। मेन लॉक खुला, फिर अंदर का लॉक 2-3 बार एक खास नंबर से घुमाने पर वह भी खुल गया। उसने अपने गालों पर बहते आंसू को जोर जोर से पहुंचा और लॉकर को पूरी तरह खोल दिया। तभी पीछे से गुस्से में डूबी ईशान की आवाज गूंजी, तुम्हें इस लॉकर का कैसे पता चला? मीशा कुछ और कर पाती उससे पहले ही उसके चेहरे का रंग सफेद पड़ गया। कदमों की आहट अब बहुत करीब थी।
वह सांस रोके खड़ी रह गई, पलटकर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। ईशान बिल्कुल उसके पीछे खड़ा था। उसने अचानक उसके कान की लो को दांतों तले सख्ती से दबा लिया। मीशा ने होठों को दांतों में दबाकर अपनी चीख का गला घोट लिया। क्या ढूंढ रही हो यहाँ? कहते हुए उसने झटके से उसे अपनी तरफ घुमाया और कसकर अपने सीने से भींच लिया। मीशा तो पत्थर बनी खड़ी थी। वह पकड़ी जा चुकी थी, और वह भी इतनी जल्दी। वह हर रात उसकी शिद्दत सह नहीं सकती थी, इसलिए आज ही सब कुछ खत्म करके यहाँ से निकल जाना चाहती थी। लेकिन अब वह ईशान के हाथों पकड़ी जा चुकी थी। अब ईशान उसके साथ क्या करेगा, इसी सोच से उसके हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे। कुछ पूछ रहा हूं तुमसे, जवाब दो, ईशान ने सख्ती से कहा। उसकी आवाज में धमकी साफ झलक रही थी। वरना जेल में बंद कर दूंगा, और तुम सोच भी नहीं सकती कि उस जेल में कौन कौन से कीड़े मकोड़े मौजूद हैं। जानती हो? उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि मीशा अचानक और भी सख्त स्वर में बोली, हाँ जानती हूँ। चूहे, बिच्छू, काकरोच, मकड़ी, जहरीले कीड़े जो इंसान को एक ही दिन में इस दुनिया से खत्म कर देते हैं। वह बिना किसी डर के उसकी आंखों में आंखें डालकर बोल रही थी। उसका ये निडर अंदाज देखकर ईशान एक पल को हैरान रह गया। कौन हो तुम? ये सवाल उसके मुंह से लगभग फिसल गया, जिस पर मीशा के होठों पर तंजिया मुस्कान उभर आई। ईशान मलिक, मशहूर डॉक्टर, जिसके पास अपने डिटेक्टिव हैं। वह व्यंग्य से बोली। फिर भी यह नहीं जान सका कि जिससे वह शादी कर रहा है वह कौन है। उसकी बात सुनकर ईशान 2 कदम पीछे हटा। क्या कहना चाह रही हो तुम? साफ साफ कहो। उसके माथे पर बल पड़ गए। तभी मीशा हल्के से हंसते हुए उसके कान के करीब आई और धीमे लेकिन जहरीले लहजे में बोली, बताया तो भी मार दोगे? नहीं बताया तो भी मार दोगे? तो अच्छा है ना, मार दो। तुम सारी जिंदगी इसी गम में जलते रहो कि मीशा थी कौन। उस पल ईशान को उसकी आंखों में अपने लिए सिर्फ जहर नजर आया। ये कोई आम लड़की नहीं थी, ये उसकी दुश्मन थी। लेकिन कौन, वह समझ नहीं पा रहा था। उसका ध्यान जरा सा भटका और उसी पल मीशा ने पास पड़ा गुलदस्ता उठाकर पूरे जोर से ईशान के सर पर दे मारा। उसके कदम लड़खड़ा गए और वह पीछे हटा। खून की एक पतली लकीर उसके माथे से निकलकर आंख के पास से होती हुई गाल पर बहने लगी। ईशान की आंखों में सिर्फ हैरानी थी। वह नाजुक सी लड़की इतनी नफरत से भरी हुई उसके सामने खड़ी थी कि उसने उस पर इतना जबरदस्त वार कर दिया। मीशा ने उसे देखते हुए फिर से गुलदस्ता उठाया और एक बार फिर उस पर वार करना चाहा, लेकिन इस बार ईशान ने उसका हाथ थामकर रोक लिया। वह पूरी ताकत लगा रही थी, जबकि ईशान उसका हाथ पकड़े उसे घूर रहा था। उसने गुलदस्ते को उसके हाथ से छीनकर दूर दीवार की तरफ दे मारा और फिर उसकी गर्दन में अपनी बाहें लपेटते हुए उसकी पीठ को अपने सीने से लगा लिया। गले पर दबाव बढ़ा तो मीशा की सांस रुकने लगी। मीशा ने खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह उसकी पकड़ से निकल नहीं पा रही थी। तभी उसने नजरें झुकाई और पूरी ताकत से अपनी कोहनी ईशान की पसली में दे मारी। ईशान दर्द से करहाता हुआ एकदम पीछे हटा। मीशा के आंसू बह निकले। वह सिर हिलाते हुए टूटी सी आवाज में बोली, आज नहीं मिस्टर ईशान, आज नहीं। आज तुम्हारा हिसाब खत्म होगा। वह तेजी से उसकी तरफ बढ़ी, गहरी सांस भरती हुई दराज के पास पहुंची और वहां से गन निकाल ली। उसके हाथ में गन देखते ही ईशान के चेहरे का रंग उड़ गया। मीशा, गन नीचे करो, उसके मुंह से निकला। आज उसे अफसोस हो रहा था कि उसने दराज में गन क्यों रखी थी। हरगिज नहीं, वह दहकते हुए बोली, आज इस गन से गोली चलेगी। आज मीशा इकबाल कुरैशी नहीं मरेगी। आज नहीं मरेगी कुरैशी खानदान की बेटी। आज ईशान मलिक मरेगा, शाहों का बेटा, मलिक खानदान का इकलौता वारिस। उसकी नफरत भरी आवाज ईशान को जला रही थी। मीशा कुरैशी, सारा कुरैशी। ईशान परेशान सा उसे देखने लगा। क्या सारा कुरैशी से तुम्हारा कोई कनेक्शन है? इसी बीच वह पिस्तौल उसकी तरफ ताने हुए लॉकर का लॉक फिर खोलने लगी। ईशान ने उसे रोका नहीं। वह जानता था कि वह जो कर रही है उसके पीछे कोई वजह है। ये लॉकर उसका था भी नहीं, ना ही वह इसके बारे में कुछ जानता था। लॉकर खुला तो उसने अंदर से एक छोटा सा बॉक्स निकाला। बॉक्स देखते ही मीशा रो पड़ी। इससे कितनी यादें जुड़ी थी। उसने बॉक्स खोला, उसमें से एक चैन निकाली जिसके आगे एस और आई चमक रहे थे। उसे हाथ में थामे वह सिसकने लगी। ईशान हर कड़ी जोड़ने की कोशिश कर रहा था। वह कौन थी, यहाँ क्यों थी? बॉक्स से एक खत और उसके साथ एक
यूएसबी ड्राइव निकली। जानते हो इस बॉक्स में क्या है? वह जहर भरे लहजे में बोली। तुम्हारी मौत का फरमान। इसमें तुम्हारी फांसी का पूरा इंतजाम करके गई है सारा कुरैशी। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। सारा का नाम सुनते ही ईशान को सब समझ आने लगा। वह सारा कुरैशी की रिश्तेदार थी। सारा कुरैशी, मीशा कुरैशी दोनों बहनें थी। उनके नैन नक्श एक जैसे थे। हाँ, मीशा दहाड़ उठी। सारा कुरैशी की बहन, जिसे तुम लोगों ने जानवरों की तरह मार डाला, उस पर जुल्म की हद कर दी। क्या गलती थी मेरी बहन की? बस यही कि वह तुमसे प्यार करती थी। तुम सब ने मिलकर उसे मार डाला। तुम सब कातिल हो मेरी मासूम बहन के। उसकी आंखों में आग थी। जी चाहता है कि 6 की 6 गोलियां तुम्हारे अंदर उतार दूं, लेकिन नहीं, तुम्हें पुलिस के हवाले करूंगी। तुम्हें फांसी होगी, फांसी। वह अपने गाल बेदर्दी से रगड़ते हुए कठोर स्वर में बोली। इससे पहले कि वह कुछ और करती, ईशान ने उसका पिस्तौल वाला हाथ ऊपर कर दिया। दोनों ने जोर लगाया। पिस्तौल अपनी अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते रहे। मीशा पूरी ताकत लगा रही थी और ईशान सावधानी बरत रहा था कि कहीं गोली मीशा को ना लग जाए। और तभी अचानक गोली चल गई। मीशा ने पथराई आंखों से उसे देखा। ईशान के चेहरे पर एक क्षणिक मुस्कान थी। वह लड़खड़ाकर पीछे हटा। गोली उसके बाजू को छूकर निकल गई थी। गोली की आवाज सुनते ही स्कीना बेगम दौड़ती हुई उनके कमरे में आ पहुंची। अंदर का नजारा देखते ही स्कीना बेगम डर के मारे सहर गई। ईशान को एक पल के लिए समझ ही नहीं आया कि क्या करे, जबकि मीशा अब भी उसी तरह ईशान पर पिस्तौल ताने खड़ी थी। तभी फातिमा भी वहां पहुंच गई और मौके का फायदा उठाते हुए उसने झपटकर मीशा के हाथ से पिस्तौल छीन ली। इस बार मीशा की पकड़ ढीली पड़ गई थी, क्योंकि उसका सारा ध्यान ईशान पर टिका था, जिसके बाजू से खून नीचे टपक रहा था। ये देखकर मीशा के दिल में अजीब सी टिस उठी और वह टकटकी लगाए उसे देखती रह गई। फातिमा ने पिस्तौल का मुंह मीशा की तरफ मोड़ दिया। गोली चलाओ फातिमा, मार दो इस लड़की को। स्कीना बेगम रोते हुए चीख पड़ी। इसने मेरे ईशान को मारा है। इससे पहले कि फातिमा कांपते हाथों से ट्रिगर दबाती, ईशान लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ा और मीशा को अपने पीछे कर लिया। ये देखकर मीशा हैरान रह गई। खबरदार, वह दर्द से तड़पते हुए बोला। जो किसी ने मेरी बीवी की तरफ आंख उठाकर भी देखा, जान ले लूंगा मैं उसकी। वह एक बाजू से दूसरे बाजू को थामे खड़ा था। ईशान, इसने तुम पर गोली चलाई है, तुम्हें मारना चाहा और तुम इसे बचा रहे हो? स्कीना बेगम ने सदमे में पूछा। ये हमारा आपसी मामला है, ईशान ने सख्ती से कहा। एक नहीं, 10 गोलियां भी मेरे सीने में उतार दे, कोई इसे कुछ नहीं कहेगा। ये गन मुझे दो। उसने गुस्से में फातिमा से पिस्तौल ले ली। उसके बाजू में अब भी खून बह रहा था, जिसे देखकर मीशा से रहा नहीं गया और वह अपना दुपट्टा उसके बाजू पर लपेटने के लिए आगे बढ़ी, क्योंकि वह और ज्यादा पत्थर दिल नहीं बन सकती थी। वह उन जैसी नहीं बन सकती थी। लेकिन ईशान ने गुस्से में अपना बाजू उसके हाथ से छुड़ा लिया और पिस्तौल पकड़ते हुए बोला, आप दोनों यहाँ से जाइए। ये कहते हुए वह एक तरफ बैठ गया। ईशान, तुम्हें गोली लगी है, तुम्हें डॉक्टर की जरूरत है बेटा, चलो मेरे साथ। स्कीना बेगम आगे बढ़ी तो उसने उनका हाथ झटक दिया। मुझे पता है आपको मेरी कितनी फिक्र है, जाइए यहाँ से, वह ऊंची आवाज में बोला। स्कीना बेगम हैरानी से फातिमा को देखती हुई बाहर चली गई और फातिमा भी मुंह बनाते हुए कमरे से निकल गई। ईशान ने एक नजर परेशान सी खड़ी मीशा पर डाली और धीमी आवाज में बोला, तुम्हें जो चाहिए यहाँ से लेकर जा सकती हो। कहते हुए वह अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि वह बेहोशी के करीब है। उसे पता था कि अगर जख्म पर वक्त रहते दवा नहीं लगी तो हालात बिगड़ सकते हैं। उसके हाथ कांप रहे थे, बटन ठीक से नहीं खुल पा रहे थे। मीशा को यकीन नहीं हुआ कि उसकी पहचान जानने के बाद भी वह उसे जाने को कह रहा है। 3 बटन ही खुले थे कि उसकी सांस फूलने लगी और आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। मीशा सब कुछ भूलकर आगे बढ़ी। उसकी शर्ट का आखिरी बटन खोला और शर्ट को उसके जिस्म से अलग कर दिया। ईशान ने हैरानी से आंखें खोली। जाओ यहाँ से मीशा, वह धीमे से बोला। इस मौके का फायदा उठाओ, वरना मैं ठीक हो गया तो तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, कैद कर लूंगा। ये कहते हुए उसने उसका हाथ थामकर हल्का सा अपनी तरफ खींचा। ये सुनकर मीशा के दिल की धड़कनें तेज हो गई। मेरे अंदर इंसानियत आज भी जिंदा है ईशान, वह भराई आवाज में बोली। मैं किसी मरते हुए इंसान को इस हाल में छोड़कर नहीं जा सकती, चाहे कुछ भी हो जाए।
ये कहकर वह अपना दुपट्टा फाड़ते हुए उसके जख्म पर कसकर बांधने लगी। ईशान गहरी सांसें भरते हुए आंखें बंद करने लगा तो मीशा घबरा गई। ईशान, ईशान, आंखें खोलो, वह परेशान होकर बोली। उसने मुश्किल से आंखें खोली। फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ है? तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाना होगा, प्लीज उठो। इस वक्त वह बिल्कुल भी उस मीशा जैसी नहीं लग रही थी जो कुछ देर पहले उसके खून की प्यासी थी। ईशान ने ना में सिर हिलाया, आंखें बंद की और उसके अंदर एक अजीब सा सुकून उतर गया। ये जानकर कि सामने खड़ी लड़की को उसकी फिक्र है। यही सोचते हुए उसने अपने होश और हवास खो दिए। जब उसे होश आया तो उसने खुद को हॉस्पिटल के बिस्तर पर पाया। स्कीना बेगम उसके पास बैठी थी और एक तरफ फातिमा भी चुपचाप मौजूद थी। ईशान की नजरें कमरे में किसी और को ढूंढने लगी, लेकिन मीशा उसे कहीं दिखाई नहीं दी। ईशान, कैसे हो आप? स्कीना बेगम ने रोते हुए पूछा। मीशा कहाँ है? ईशान के मुंह से मीशा का नाम सुनते ही स्कीना बेगम ने बुरा सा मुंह बना लिया। उस लड़की ने तुम्हें गोली मारी है और तुम अब भी उसी के बारे में पूछ रहे हो। हैरत है मुझे तुम पर, वह नाराजगी से बोली। लेकिन ईशान ने उनकी बात अनसुनी कर दी। तुम उसे भूल जाओ और अपनी फिक्र करो, अपना ख्याल रखो। मुझे तुम्हारी जरूरत है, फातिमा ने प्यार जताते हुए कहा। ईशान ने आंखें मूंद ली। दिल ही दिल से सोचता रहा, काश मुझे पहले पता चल जाता कि तुम सारा की बहन हो, तो ना मैं तुमसे शादी करता और ना तुम्हें अपने दिल में जगह देता। तकलीफ से उसने आंखें बंद कर ली। उसकी यादों में सारा लौट आई। ईशान की बहुत अच्छी दोस्त जो उसे पसंद करती थी, इसी शहर के हॉस्टल में रहती थी। वह ईशान पर दिलो जान से फिदा थी। शुरू में ईशान ने उसे ठुकरा दिया था, जिस पर सारा ने खुदकुशी करने की कोशिश की थी। तब ईशान ने ही उसे बचाया और उसका प्रपोजल स्वीकार कर लिया। उन्हीं दिनों उसके दादा की वसीयत खुलनी थी, जिसके मुताबिक उसे एक शर्त पूरी करनी थी और 3 महीने बाद वसीयत का दूसरा हिस्सा खुलना था। मंगनी के कुछ दिन बाद ही वह अपने दोस्त के पिता के इलाज के लिए देश से बाहर चला गया और जब वापस लौटा तो उसे एक बेहद बुरी खबर मिली, सारा की अचानक मौत। ये सुनते ही वह सुन्न हो गया। उसने बहुत पता लगाने की कोशिश की कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था, लेकिन कुछ भी साफ नहीं हो पाया। समय बीतता गया। सारा की मौत के बाद वह कई दिन उसकी यादों में ही जीता रहा, फिर धीरे धीरे जिंदगी की तरफ लौट आया। बस इतना ही पता चल पाया कि उसे एक गोली लगी थी और मौके पर ही उसकी मौत हो गई थी। ईशान का दिल ये मानने को तैयार नहीं था, लेकिन इसके अलावा कोई और रास्ता भी नहीं था। सारा की मौत को 2 महीने हो चुके थे और ठीक 2 महीने बाद ही उसकी जिंदगी में मीशा आई, जिसने सब कुछ हिला दिया। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद उसने मीशा को ढूंढने की कोई कोशिश नहीं की। वह कहाँ चली गई उसे कुछ पता नहीं था। दिल ने उसे चाहा था, सारा उसकी दोस्त थी और हमेशा दोस्त की तरह ही उसने उसे चाहा, लेकिन मीशा में कुछ अलग था। शायद वह उसे अपना दिल दे बैठा था और वह बिना कुछ कहे, बिना कोई सफाई दिए उसे छोड़कर चली गई थी। 1 महीने के बाद दादा की वसीयत का दूसरा हिस्सा खुला, जिसमें साफ लिखा था कि ईशान को अपनी शादी 3 महीने तक निभानी होगी। अगर इन 3 महीनों में उसकी पत्नी गर्भवती हो जाती है और हवेली को वारिस देती है तो शादी कायम रहेगी, वरना ये रिश्ता खत्म समझा जाएगा। वसीयत के मुताबिक सब कुछ ईशान के नाम हो चुका था। वह जानता था कि दादा ने ये अजीब शर्त सिर्फ उसकी शादी के लिए रखी थी। गहरी सोच में डूबा वह सिर झुकाकर उठा और ज्यादा देर इंडिया में रुके बिना अमेरिका चला गया, अपनी ट्रॉमा सर्जरी की फेलोशिप पूरी करने। पूरे 2 साल बाद जब वह इंडिया वापस लौटा तो स्कीना बेगम उसे देखकर बहुत खुश हो गई। उनका मन तो यही कर रहा था कि वह बस सामने बैठा रहे और वह उसे जी भरकर प्यार से निहारती रहे। मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, ईशान ने उनका ब्लड प्रेशर चेक करते हुए कहा। उसके चेहरे पर साफ चिंता झलक रही थी। तुम 2 साल तक मुझसे दूर रहे, अपनी शक्ल तक नहीं दिखाई। अब तो मेरा मन करने लगा था कि मैं इस दुनिया से ही चली जाऊं, वह दुखी स्वर में बोली। दादी, अपना ख्याल रखा कीजिए, इतनी लापरवाही ठीक नहीं है, वह बीपी की दवा देते हुए अब भी फिक्र से बोला। अब मेरी बस एक ही ख्वाहिश बची है, तुम्हारा घर बसा हुआ देख सकूं, तुम्हारे बच्चों को अपनी गोद में खिला सकूं। लगता है ये अरमान अधूरा ही रह जाएगा। स्कीना बेगम की आवाज में उदासी घुल गई। उनकी बात सुनते ही ईशान का दिल बेकाबू हो उठा और मीशा की याद उसके जहन में ताजा हो गई।
उसे वह रात याद आ गई जो उसने मीशा के साथ गुजारी थी। उसके जाने के बाद उसने किसी दूसरी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा था। वह उसकी बीवी थी, उसका जुनून थी, उसके दिल में बसी हुई थी। इन तमाम यादों के बावजूद वह आज भी नहीं जानता था कि उसकी बीवी इस वक्त कहाँ है। आप दवा टाइम से लिया कीजिए दादी, उसने फिर उनकी बात बीच में काटते हुए कहा। अब तो फातिमा की भी शादी हो गई है। ईशान, मेरे बच्चे, तुम भी शादी कर लो, मुझे जीते जी ये खुशी दिखा दो, दादी ने फराई आवाज में कहा। दादी, आप अच्छी तरह जानती है कि मैं मीशा की जगह किसी और को नहीं दे सकता, उसने दिल पर पत्थर रखकर साफ लहजे में कहा। स्कीना बेगम चुपचाप उसे देखती रह गई। अपने किए पर उन्हें पछतावा होने लगा। उन्हें ईशान के साथ की गई अपनी पुरानी ज्यादतियां याद आने लगी। वक्त जैसे थम सा गया था। ईशान ने फिर से अस्पताल ज्वाइन कर लिया था। अब वह अपने फार्म हाउस पर बिल्कुल नहीं जाता था, क्योंकि वहां जाते ही मीशा की पुरानी यादें उसके दिल में घर कर लेती थी। वह आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन 2 साल गुजर जाने के बावजूद वह आज भी उसी मोड़ पर खड़ा था जहां मीशा उसे छोड़कर चली गई थी। एक दिन वह अपने अस्पताल से बाहर निकल ही रहा था कि अचानक एक लड़की भागती हुई उसके पास आई। वह वहीं रुक गया। प्लीज मेरी मदद कीजिए डॉक्टर, इस बच्चे को चेक कर लीजिए, वह रोते हुए बोली। क्या हुआ इस बच्चे को? ईशान परेशान हो उठा। बच्चे को देखकर उसे लगा उसकी उम्र 1 साल से कुछ ज्यादा होगी, मगर वह बिल्कुल शांत था। उसकी आंखें बंद थी। पता नहीं ये आंखें ही नहीं खोल रहा। आप डॉक्टर हैं, प्लीज मेरी मदद कीजिए, वह हाथ जोड़कर मिन्नत करने लगी। ठीक है, आप रोइए मत, बच्चे को मुझे दे दीजिए, ईशान ने कहा। जैसे ही उसने बच्चे को गोद में उठाया, उसके दिल में एक अजीब सी कशिश सी उठी। उसका मन किया कि वह उस बच्चे को अपने सीने से कसकर लगा ले, मगर उसने अपने जज्बात पर काबू पाया और बच्चे को लेकर तुरंत अस्पताल के अंदर दाखिल हुआ। उसने बच्चे को सीधे बच्चों के वार्ड में ले जाकर उसकी सांसें चेक की, जो बिल्कुल नॉर्मल थी। नब्ज और दिल की धड़कन भी सामान्य थी। हर तरह से जांच के बाद भी बच्चा पूरी तरह ठीक लग रहा था, जैसे गहरी नींद में सो रहा हो। ईशान ने हल्के से बच्चे के गाल को छुआ, प्यार से थपकी दी और उसे जगाने की कोशिश की। तभी बच्चे ने हलचल की और धीरे से आंखें खोल दी। उसकी आंखें देखते ही ईशान का दिल धक से रह गया। वह आंखें बिल्कुल मीशा जैसी थी। एक पल में उसकी सारी यादें ताजा हो गई। वह अनायास पीछे हटा, तभी बच्चा उसे देख मुस्कुरा दिया और अपने छोटे छोटे हाथ उसकी तरफ बढ़ाकर उसका हाथ थामना चाहा। ईशान ने जब अपना मजबूत हाथ उसके नन्हे से हाथ में दिया तो बच्चा खिलखिलाकर हंस पड़ा। पीछे खड़ी लड़की के चेहरे पर भी सुकून भरी मुस्कान आ गई। वह पल बेहद खूबसूरत था। लड़की ने चुपके से अपना मोबाइल निकाला और उस नजारे की एक तस्वीर खींच ली, फिर मोबाइल वापस पॉकेट में रख लिया। थैंक यू डॉक्टर, आपने मेरे बेटे को ठीक कर दिया। उसने आगे बढ़कर बच्चे को अपनी गोद में लिया। इस बच्चे की उम्र कितनी है? ईशान ने दिल के हाथों मजबूर होकर पूछ लिया। 1 साल 3 महीने, उसने अपने बेटे को प्यार से चूमते हुए जवाब दिया। आपकी फीस? उसे अचानक याद आया कि वह झिझकते हुए बोली, नहीं, आपका बेटा बिल्कुल ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, इसलिए कोई फीस नहीं बनती, ईशान ने कहा। उसकी नजरें अब भी उस बच्चे से हट नहीं पा रही थी और बच्चा भी लगातार उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। जैसे ही वह लड़की बच्चे को लेकर बाहर जाने लगी, बच्चे ने फिर से ईशान की तरफ अपनी बाहें फैला दी, मानो कह रहा हो, मुझे अपनी गोद में ले लो। ये देखकर ईशान खुद को रोक नहीं पाया और दिल के हाथों मजबूर होकर उसने बच्चे को एक बार फिर अपनी गोद में भर लिया। बच्चा उसकी बाहों में आते ही सुकून से भर गया और ईशान का भी यही हाल था। उसका जी चाहा कि वह उसे यूं ही अपने सीने से लगाए रखे और पूरी जिंदगी यहीं थम जाए, मगर वक्त को आगे बढ़ना था। कुछ ही पलों बाद वह लड़की अपना बच्चा लेकर चली गई और ईशान वहीं खड़ा रह गया, दिल में एक अनजाना खालीपन और आंखों में अनकही कसक लिए। ईशान का दिल एकदम से बुझ गया। ना जाने क्यों उसके दिल ने उसे कुछ अलग सा एहसास दिलाया था। वह बेकाबू होकर पीछे मुड़ा और उस लड़की का पीछा करने लगा।
बहुत एहतियात से उसने अपनी गाड़ी उसके पीछे लगा ली। वह लड़की टैक्सी में थी और ईशान की गाड़ी उसी टैक्सी के पीछे चल रही थी। कुछ देर बाद टैक्सी एक बड़े से बंगले के सामने जाकर रुकी। वह लड़की बच्चे को गोद में लिए अंदर की तरफ बढ़ गई। ईशान काफी देर तक यूं ही गाड़ी में बैठा रहा। उसे खुद पर हैरानी हो रही थी कि वह क्यों एक अनजान लड़की का पीछा करता हुआ यहाँ तक आ गया। उसे ये हरकत गैर जिम्मेदार न लग रही थी। तभी अचानक मौसम ने करवट बदली और तेज आंधी के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। वह सिर झटकते हुए गाड़ी वापस मोड़ने ही वाला था कि उसकी नजर गेट पर लगी नेम प्लेट पर पड़ गई। नाम पढ़ते ही वह बुरी तरह चौंक गया। कुरैशी हाउस। उसके दिल की धड़कनें बेकाबू हो गई। वह फौरन गाड़ी से उतरा और बारिश में भीगता हुआ नेम प्लेट के पास गया। उसे लगा शायद अंधेरे और बारिश की वजह से उसकी आंखों ने धोखा खा लिया हो, मगर नहीं। वहां साफ साफ कुरैशी हाउस लिखा था। इसका मतलब साफ था, ये मीशा का घर था। जिस सच्चाई से वह खुद को सालों से दूर रखे हुए था, आज वही उसके सामने खड़ी थी। ये एहसास होते ही उसकी आंखें भर आई और वह बारिश में भीगते हुए रो पड़ा। अब उसे समझ आ रहा था कि वह बच्चे की तरफ इतना क्यों खींच गया था। उसने कांपते हाथों से बेल बजाई। थोड़ी देर बाद चौकीदार ने गेट खोला। मुझे मीशा कुरैशी से मिलना है। ईशान ने पूरे यकीन के साथ उसका नाम लिया। आप कौन हैं? चौकीदार ने उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए पूछा। बहुत करीबी, ईशान ने भारी आवाज में कहा। जाकर कहिएगा कि ईशान मिलने आया है। वह मना नहीं करेगी। चौकीदार उसे वही इंतजार करने को कहकर अंदर चला गया। वह कुछ पल ईशान ने कैसे काटे वह वही जानता था। हर सेकंड उसे एक एक साल के बराबर लग रहा था। वह बारिश में भीगता, बेचैनी से टहलता, गेट के खुलने का इंतजार करता रहा। आखिरकार गेट खुला और चौकीदार ने उसे अंदर आने का इशारा दिया। ईशान धड़कते दिल के साथ धीरे धीरे अंदर दाखिल हुआ। वह पूरी तरह भीग चुका था। सामने बड़े से हॉल में मीशा खड़ी थी। उसका चेहरा दूसरी तरफ था। ईशान ने गहरी सांस ली और उसे पलटते हुए देखता रहा। उसकी आंखों में आंसू थे और होठों पर हल्की सी मुस्कान। बहुत बुरी हो तुम लड़की, वह सीने पर हाथ रखते हुए बोला। चाहने वालों को कोई यूं तड़पाता है? मीशा ने मुंह फेरे फेरे अपने होठ भींच लिए। 2 साल, 1 महीना, 8 दिन, 40 घंटे और 32 सेकंड। वह टूटे हुए दर्द के साथ बोली। इतना वक्त तुम मुझसे दूर दूसरे देश में रहे, तब नहीं याद आया कि कौन बुरा है? उसकी आवाज में शिकायत भी थी और अपनापन भी। तुम छोड़कर गई थी, मैं नहीं, ईशान ने कहा। उसके सामने खड़ी उस हसीन सूरत को देखते ही उसके दिल में तूफान मच गया। उसका मन किया कि वह आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में भर ले। तो क्या मैं हमेशा हमेशा के लिए चली गई थी? मीशा ने तंज भरी नजरों से उसे देखा। क्या मैं इस दुनिया से चली गई थी कि वापस आना नामुमकिन हो गया था? ईशान का हाथ अनजाने में उसके होठों की तरफ बढ़ा, मगर मीशा ने उसे झटक दिया। मत छुए मुझे, वह रूठे लहजे में बोली। आपने तो एक बार भी मुझे ढूंढने की कोशिश नहीं की। शुक्र है कि जान छूट गई। ये कहकर वह पलट गई और ईशान वहीं खड़ा रह गया, भीगा हुआ, टूटा हुआ और पहली बार अपनी गलती को पूरी तरह महसूस करता हुआ। ईशान ने अचानक उसकी कमर में हाथ डालते हुए उसे अपनी तरफ खींच लिया। मीशा सीधा उसके सीने से जा लगी। दोनों एकटक एक दूसरे को देखते रह गए, जैसे वक्त वहीं ठहर गया हो। उनके दिल एक ही ताल पर धड़क रहे थे और नजरों में बरसों से दबी वह प्यास थी जो आज भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। तू मुझे अपनी बहन का कातिल समझती थी, ईशान ने शिकायत भरे लहजे में कहा। मीशा ने गहरी सांस ली और सच उसके सामने रख दिया। मैं सच्चाई जान गई थी। सारा ने यूएसबी में एक वीडियो रिकॉर्ड करवाया था। आप यहाँ नहीं थे। उसी दौरान वह किडनैप हुई थी, उसके साथ ज्यादती हुई और फिर उसने खुदकुशी कर ली। उसे कोई गोली नहीं लगी थी। मरने से पहले उसने मेरे लिए एक वॉइस मैसेज छोड़ा था, जिससे कहा था कि उसकी जान और इज्जत दोनों चली गई हैं और मैं उसे इंसाफ दिलाऊं। मुझे लगा वह आप हैं, जबकि आप तो कुछ जानते ही नहीं थे। आप यहाँ थे ही नहीं। उसकी आवाज भरा गई। उसकी जिंदगी से जुड़े सारे सबूत उसने आपके कमरे के लॉकर में छुपा कर रखे थे। मुझे वहां तक पहुंचना था। वह जिस दरिंदे की बात करती थी, मुझे लगा कि आप हैं, लेकिन असल में वह उस आदमी के लिए कहती थी जिसने उसे अगवा किया था। ईशान ने दुख से सिर झुका लिया। काश मुझे पहले पता होता तो मैं उस शख्स को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाता। उसे सजा मिल चुकी है, मीशा ने कहा। सारा को
स्केच बनाने का बहुत शौक था। उसने अपने किडनैपर का स्केच बनाकर यूएसबी में सेव किया था। उसी की मदद से असली कातिल पकड़ा गया। वह उसके और करीब सिमट आई। मेरी सजा कब खत्म होगी? ईशान ने दर्द भरी आवाज में पूछा। आई एम सॉरी, मीशा ने दिल बड़ा करते हुए कहा। मैंने आपको बहुत हर्ट किया। ईशान हल्का सा मुस्कुराया, एक शर्त पर। मीशा ने भौहें उठाकर उसे देखा। वह बच्चा कहाँ है? मुझे सच जानना है। उसकी बेचैनी साफ झलक रही थी। मीशा ने होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। उसने राफिया को आवाज दी और थोड़ी ही देर में वह छोटे से अली को गोद में लिए सामने आ गई। बच्चा ईशान को थमाकर वह वापिस चली गई। यह वही लड़की थी जो उस दिन बच्चे को अस्पताल लेकर आई थी। ये हमारा बेटा है ईशान, तुम्हारा बेटा अली। ईशान की आंखों से आंसू बह निकले। चलो घर चलें। वह भराए हुए मगर प्यार भरे लहजे में बोला। अब मैं अपनी बीवी और अपने बच्चे को ढेर सारा प्यार दूंगा। मीशा ने पीछे खड़े अपने पापा की तरफ देखा। उन्होंने मुस्कुराकर उसे जाने का इशारा किया। मीशा ईशान का हाथ थामे घर की दहलीज पार कर गई। उनका रुख अब मलिक हवेली की तरफ था। स्कीना बेगम छोटे अली से मिलकर जैसे फिर से जी उठी थी। उन्होंने मीशा को दिल से कबूल कर लिया था। अली को सुलाकर जब ईशान मीशा को कमरे में लेकर आया तो 2 साल की तड़प उसकी आंखों में साफ झलक रही थी। वह प्यार जो वक्त भी नहीं मिटा सका था, आज एक दूसरे का साथ पाकर और गहरी हो गई थी। और मीशा ने खुद को पूरे यकीन के साथ उसके हवाले कर दिया, क्योंकि अब वह सिर्फ उसका पति नहीं, उसके दिल की राह का मुसाफिर बन चुका था। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी आज की कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दें, ताकि आने वाली हर नई कहानी की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।